हमीद खुश होकर बोला, तो मतलब आप सफल हो गए? फिर मजाक में बोला, क्या सिर ठंडा करने के लिए बर्फ़ भी मंगवा दूँ? फरीदी मुस्कुराकर बोला, अरे तुम्हारा पानदान कहाँ गया? हमीद हैरान होकर बोला, क्या मतलब? फरीदी हंसते हुए बोला, कसम से अभी तुम ऐसे हाल पूछ रहे थे जैसे कोई क्लर्क की बीवी पूछती है। जैसे कोई बीवी अपने शौहर का इंतज़ार करते करते थक जाती है और उसके आते ही घबराकर उसकी खैरियत पूछने लगती है। हमीद झेप कर बोला, लगता है आपका एक दो स्क्रू ढीला हो गया है। फरीदी हंसकर बोला, मालूम होता है तुम काफ़ी भोले हो गए हो। मुझे तुमसे इससे बेहतर उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी आ गई। फरीदी ने 2-3 घूंट लिए और फिर सिगार सुलगा लिया। हाँ तो भाई, तजुर्बा कामयाब रहा और काफ़ी दिलचस्प भी। फरीदी ने आगे बताया, मैंने कश्ती बाहर नहीं छोड़ दी थी और उन दोनों पुतलों को लेकर समुंदर किनारे चला गया। मैं वहाँ खड़ा ही था कि 10-15 मिनट बाद फिर उसी कुत्ते के मुंह में हरकत हुई और वही विशालकाय चीज़ उसमें से निकलकर मेरी तरफ झपटी। मैं तुरंत भागने लगा और वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। आखिर मैंने काली चादर ओढ़कर ज़मीन पर लेट गया। वो मेरे करीब आकर रुक गया। फिर मैंने वो पुतला उसके सामने फेंक दिया जो साधारण कपड़े का था। वो अचानक झुक गया और पुतले की टांगें चीरकर फेंक दी। आह, कितनी दरिंदगी थी, फरीदी धीरे से बोला। उस वक्त उस मंजर को सोचकर मैं खुद कांप उठा था। फिर फरीदी ने बक्सा खोला और उस पुतले के 2 टुकड़े हमीद के सामने डाल दिए। इसी तरह उसने अली फजल की टांगें भी चीर दी थी। इसके बाद फरीदी ने दूसरा पुतला निकाला जिस पर रेशमी चादर चढ़ी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल बेहरकत खड़ा रहा, जैसे अंधा हो गया हो। उसने उस पुतले को छुआ तक नहीं। फरीदी ने पूछा, अब बताओ इससे तुम क्या समझे? हमीद ने सिर हिलाकर कहा, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाया। फरीदी हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, अभी मैं भी पूरा राज नहीं खोलूँगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। फिर मैंने उस पुतले को वापस चादर के अंदर खींच लिया और वो वैसे ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो उछला और फिर से कुत्ते के मुंह की तरफ लौट गया। मैंने जल्दी से रेशमी कपड़ा उतारा और अपने शरीर पर इस तरह लपेट लिया कि कोई हिस्सा खुला न रहे। फिर मैं किनारे पर आकर करीब आधे घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन इस बार कोई हरकत नहीं हुई। अब बताओ क्या कहते हो? हमीद ने सोचा और बोला, यानी वो बुरी रूहें रेशम से डरती है? फरीदी ने सिर हिलाया, नहीं, बल्कि उस कुत्ते के पेट में बैठी हुई वो चीज़ रेशम को देख ही नहीं पाती। हमीद हैरान होकर बोला, मैं फिर भी नहीं समझा। फरीदी मुस्कुराया, बहुत जल्द समझ जाओगे, लेकिन इत्मीनान रखो, ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये हमारे ही दुनिया की हकीकत है। हमीद झुंझला कर बोला, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। फरीदी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें बहुत जल्द अपनी आंखों से दिखाऊंगा। फिर बोला, ज़रा फ़ोन करके एक और कॉफ़ी मंगवाओ। हमीद ने फिर उठकर फ़ोन किया। वापस आकर बोला, लेकिन आप मुझे तब तक इसी उलझन में रखेंगे क्या? फरीदी ने आराम से कहा, इसमें उलझन की कोई बात नहीं, मैंने सारे तथ्य तुम्हारे सामने रख दिए हैं और तुम खुद दिमाग लगाओ और इस पहेली को हल करने की कोशिश करो। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोशिश करो। ये कहकर फरीदी आराम कुर्सी पर लेट गया और हमीद गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन फरीदी मिस्र के जासूसी विभाग के दफ्तर में बैठा वहाँ के डायरेक्टर जरगाम पाशा से बात कर रहा था। पाशा ने कहा, मिस्टर फरीदी, मुझे अफसोस है कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। फरीदी ने गंभीर होकर जवाब दिया, लेकिन मेरी सरकार ने आपकी सरकार से इसके लिए अनुरोध किया है और आपको इसके लिए सीधे आदेश भी मिल चुके हैं। पाशा बोला, ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। आप उस शख्स का हुलिया और पता बताइए जो आपकी सरकार का अपराधी है। हम उसे गिरफ्तार करके आपके हवाले कर देंगे,
लेकिन कलब उस शैतान वाला मामला हकीकत से ज़्यादा एक ख्वाब जैसा लगता है। फरीदी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मैंने जो कुछ आपको बताया है उसे ख्वाब नहीं कहा जा सकता। पाशा बोला, हो सकता है आप सही कह रहे हो, और फिर चुप हो गया। फरीदी समझ गया कि वो अब इस मामले में बात नहीं करना चाहता। वो वहाँ से नाकाम लौट आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसने अपनी सरकार के दूतावास का रुख किया। राजदूत फरीदी के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे पहले ही आदेश मिल चुके थे कि फरीदी की हर तरह मदद की जाए। उसने फरीदी से वादा किया कि वो काहिरा के पुलिस कमिश्नर से इस मामले पर बात करेगा। लेकिन 2 दिन बाद खबर मिली, पुलिस कमिश्नर भी वक्त देने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि कोई भी पुलिसकर्मी कलब उस शैतान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। फरीदी ने खुद पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। कमिश्नर ने साफ कह दिया, चाहे भूत प्रेत की बात छोड़ भी दे, फिर भी मैं उस जगह जाना पसंद नहीं करूँगा। उसने फरीदी के ख्यालों का मजाक भी उड़ाया। अब फरीदी को सिर्फ अपनी ताकत और दिमाग पर भरोसा करना था। उसने एक छोटी सी नाव खरीदी और उस पर रेशमी कपड़ा चढ़ा दिया। 2 हल्के पतवार बनाए और उन पर भी रेशम लपेट दिया। अपने और हमीद के लिए ऐसा रेशमी लिबास तैयार किया जिससे शरीर का कोई भी हिस्सा खुला न रहे। यहाँ तक कि आँखों के लिए भी रेशम की बारीक जाली लगवाई। हमीद ये सारी तैयारी देखकर हैरान था। अब वो समझ चुका था कि ये मामला बेहद खतरनाक है, लेकिन वो फरीदी का विरोध नहीं कर सका। उसे पता था अगर उसने कुछ कहा तो फरीदी अकेला ही चला जाएगा और ये बात वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस दौरान वे कई बार होटल बदल चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं अपराधी उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश न करे। फरीदी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो ये भी समझता था कि दुश्मनों की तादाद शायद इतनी ही हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो खतरा उठाने के लिए तैयार था। हमीद का पैर अब ठीक हो चुका था और वह पहले की तरह चल फिर सकता था। जब वह बाजार से लौटा तो उसके हाथ में 4 स्थानीय अखबार थे। उसने वो अखबार फरीदी के सामने रख दिए। हमीद ने धीरे से कहा, कलबुश शयातीन का दूसरा अजूबा। फरीदी ने लापरवाही से कहा, बताते चलो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं खुद पढ़ूं। हमीद बोला, जो थोड़े बहुत देहाती बचे थे उन्होंने भी कस्बा छोड़ दिया है। कल रात समुद्र किनारे कुछ लोगों ने 4 बहुत लंबे कद के आदमियों को आपस में तलवारें चलाते देखा। उनका कहना है कि उन आदमियों की लंबाई 10 फुट से कम नहीं थी। कुछ देर तक वे लड़ते रहे, फिर धीरे धीरे कलबुश शयातीन की तरफ चले गए। देखने वालों का कहना है कि वो पत्थर के कुत्ते के मुंह में घुसकर गायब हो गए और उसके बाद उस कुत्ते के मुंह से चिंगारियां निकलने लगी। अब पूरा इलाका वीरान हो चुका है। कल ही रात वहाँ की बची खुची आबादी शहर की तरफ चली गई। फरीदी ने पूछा, आगे क्या है? हमीद बोला, और कुछ खास नहीं। फरीदी ने फिर पूछा, इस घटना के बारे में यहाँ के अखबार और हुकूमत का क्या कहना है? हमीद बोला, अखबार तो इसे देहातियों की अंधविश्वासी सोच बता रहे हैं और हुकूमत ने भी यही सलाह दी है कि लोग वापस अपने गांव में लौट आए। फरीदी तंजिया अंदाज में बोला, ठीक है, यहाँ की सरकार मुनासिब तौर पर एक बड़ा खतरा पाल रही है। मौसम और ज़मीन के जानकारों की अक्ल जाने कहाँ चली गई है। इस इलाके की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं कि यहाँ साइक्लोन आए। खैर, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर फरीदी उठ खड़ा हुआ और जापानी अंदाज में कमरे में टहलने लगा। मैं एक बार फिर तुम्हें इस इरादे से रोकने की कोशिश करूँगा, हमीद ने कहा। मुश्किल है, फरीदी पलट कर बोला। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। मैं क्लब तक ऐसे पहुँचना चाहता हूँ जैसे कोई शराबी लंबे अरसे तक शराब न मिलने के बाद बोतल पर टूट पड़ता है। मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। आप फिर मेरा मतलब गलत समझे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। फरीदी ने उसकी बात काट दी। हमीद खामोश हो गया। वो जानता था कि अब सारी कोशिशें बेकार है।
उसी शाम दोनों क्लब की तरफ रवाना हो गए। फरीदी ने ज़रूरत का सारा सामान ले लिया था। टैक्सी ड्राइवर से उन्होंने ये जाहिर किया कि वो किसी अखबार के रिपोर्टर है। उसने उन्हें वीरान इलाके से आधा मील पहले ही उतार दिया। तारीकी फैल चुकी थी। वे कस्बे के एक वीरान मकान में घुस गए। चारों तरफ सन्नाटा था। पूरे गांव में जैसे कोई जिंदा इंसान ही नहीं बचा था। साय साय करती काली रात ने उस वीराने को और गहरा कर दिया था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उस खामोशी के समंदर में हलचल पैदा करके फिर कहीं गुम हो जाती थी। मेरा ख्याल है तुम डरे हुए नहीं हो? फरीदी ने हमीद से पूछा। बिल्कुल नहीं, बशर्ते मुकाबला अपने जैसे इंसानों से हो। मुतमईन रहो, इसके आगे तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। ओह, आप तो मुझे ऐसे दिलासा दे रहे हैं जैसे मैंने उस लंबे कद वाले दैत्य को देखा ही न हो। घबराओ मत, आज रात उससे सामना होने की उम्मीद नहीं, फरीदी ने कहा। फिर देखा जाएगा, हमीद ने ऊब कर जवाब दिया। 1 घंटे बाद सारी तैयारियां पूरी करने के बाद वे समुंदर के किनारे खड़े थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी थी। फरीदी ने छोटी सी कश्ती समुंदर में उतार दी और वो धीरे धीरे अंधेरे पानी की तरफ बढ़ने लगा। वे आगे बढ़ रहे थे। हमीद की नज़रें उस कुत्ते के फैले हुए मुंह की तरफ टिकी हुई थी। वो सोच रहा था, क्या सच में ये काले रेशम जैसा लिबास किसी जादू के असर में है? तभी उनकी कश्ती चट्टानों की कतार से टकरा गई। फरीदी ने फुर्ती से किनारा पकड़कर ऊपर चढ़ गया। हमीद ने भी उसकी नकल की और फिर कश्ती को ऊपर खींच लिया गया। चट्टानों पर कदम रखते ही हमीद का दिल कांप उठा। यहाँ की रहस्यमय खामोशी ने उसे प्राचीन मिस्र के डरावने जादूगरों की याद दिला दी, और उन मकबरों की भी, जिनमें हजारों साल से इंसानी लाशें इस उम्मीद में सुरक्षित रखी गई थी कि एक दिन उनकी भटकती रूहें फिर अपने जिस्मों में लौट आएगी। चट्टानों का सिलसिला लगभग 2-3 फरलांग तक फैला हुआ था। जिस चट्टान पर वे खड़े थे वह क्लब शैतान का ही एक हिस्सा थी। फरीदी ने जेब से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे एक तरफ बढ़ने लगा। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता न मिला। फिर उन्होंने दूसरी राह अपनाई। फरीदी बिल्कुल उस कुत्ते के सिर के नीचे जाकर खड़ा हो गया, जिसकी ऊंचाई कम से कम 40 फीट रही होगी। ये देखकर हमीद पर फिर से डर हावी हो गया। खुद फरीदी भी एक पल के लिए सिहर उठा। इधर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आया। असल वजह यह थी कि फरीदी अपनी पूरी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अचानक वह दाईं तरफ के ढलान की ओर उतर गया। हमीद भी उसके पीछे हो लिया। यहाँ चट्टानें ज़्यादा फैली हुई थी। एक जगह फरीदी अचानक रुक गया और झुककर ज़मीन को गौर से देखने लगा। ये निशान देख रहे हो? उसने धीरे से कहा। भीगे हुए पैरों के निशान। फिर वो उन्हीं निशानों के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वे फिर कुत्ते की गर्दन के पास पहुंच गए। यहाँ आकर निशान गायब हो गए। फरीदी ने टॉर्च जलाई। अब साफ दिखाई दिया, निशान पूरी तरह गायब नहीं हुए थे, बल्कि छोटे छोटे उभरे हुए पत्थरों पर मौजूद थे। आखिर इन छोटे छोटे पत्थरों पर चलने की क्या ज़रूरत थी, जब पास ही चट्टान का एक हिस्सा बिल्कुल सपाट था? फरीदी ने धीरे से कहा। ये बात वाकई दिलचस्प है, हमीद बोला। फरीदी गौर से उन पत्थरों को देखने लगा। हर टुकड़े पर एक एक पैर का निशान था, जैसे कोई बहुत सोच समझ कर छुप कर आगे बढ़ रहा हो। चट्टान पर कोई निशान दिखाई नहीं दिया। लगता है उस खबीस का पेट यही फट गया। फरीदी ने हमीद की तरफ मुड़कर धीरे से कहा। फिर उसने अचानक सामने आए उस गुफा के मुंह में टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर अंधेरा था और मुंह से करीब 8-10 सीढ़ियाँ नीचे तह तक जाती थी। दोनों सावधानी से गुफा में उतर गए। जैसे ही उन्होंने नीचे फर्श पर कदम रखा, ऊपर गुफा का मुंह अचानक बंद हो गया। ये क्या हुआ? हमीद ने घबराकर ऊपर देखते हुए कहा। ठहरो, फरीदी बोला और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, गुफा का मुंह फिर खुल गया। फरीदी वापस नीचे आया और मुंह फिर बंद हो गया। कमाल की कारीगरी है,
फरीदी ने धीमे से कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो भूत इस वक्त कहाँ सो रहे होंगे, हमीद ने कहा। उन्हें पूरा यकीन है कि कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, फरीदी बोला, और शायद हम उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे क्योंकि हमने जादुई लिबास पहन रखा है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हमीद बोला। जो भी है अभी सामने आ जाएगा, फरीदी ने जवाब दिया और चारों तरफ देखने लगा। वे एक ऐसे कमरे में खड़े थे जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। थोड़ी ही देर में घुटन महसूस होने लगी तो वे फिर सीढ़ियों पर चढ़ गए। गुफा का मुंह खुलते ही उन्हें उस घुटन से राहत मिली। अब फरीदी ने टॉर्च की रोशनी में कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। उसकी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी। वहाँ 3 अलग अलग सीढ़ी नुमा रास्ते बने हुए थे जिनके बीच का फासला 1 फुट से भी कम था। ज़रा इन सीढ़ियों को देखो, फरीदी बोला। आखिर इन 3 अलग अलग रास्तों का मतलब क्या है? और हैरानी की बात यह है कि इनके ऊपर कोई दरवाज़ा भी नहीं दिख रहा। तो फिर इनका मकसद क्या है? पहले इनकी सीढ़ियाँ तो गिनो, उसने कहा। पहली में 9 है, हमीद बोला। दूसरी में 7 और तीसरी में 5। अच्छा, तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी बनती है? फरीदी ने पूछा। हम कमतर, हमीद ने कहा। ऐसे मत कहो, फरीदी ने धीरे से कहा, बल्कि 9, 7, 5 कहो। लो भाई, 975 का मसला भी चुटकी में हल हो गया। लगता है किस्मत हम पर मेहरबान है। अच्छा, तुम यहीं रुको ताकि गुफा का मुंह खुला रहे। मैं ज़रा इन सीढ़ियों को देखता हूँ। ये कहकर वह आखिरी सीढ़ी से नीचे कूद पड़ा। अब वह सामने वाली दीवार की सीढ़ियों का जायज़ा ले रहा था। पहले वह 9 सीढ़ियों वाले रास्ते पर चढ़ा, फिर वहाँ से उतरकर 7 सीढ़ियों वाले रास्ते से गुजरा और उसके बाद 5 सीढ़ियों वाले रास्ते पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, दीवार का एक हिस्सा एक तरफ खिसक गया और दूसरी तरफ से अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। फरीदी ने इशारे से हमीद को बुलाया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। फरीदी ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। ये कैसी आवाज़ है? हमीद ने पूछा। किसी मशीन की है, फरीदी ने जवाब दिया। मशीन? हमीद हैरानी से बोला। हाँ, चुपचाप मेरे पीछे आओ, फरीदी बोला। वे एक तंग और अंधेरे रास्ते से गुजर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे के सामने पहुंचे जिसके दरवाजे पर काला पर्दा पड़ा था और रोशनदान से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। दोनों धीरे से दरवाजे के किनारे खड़े हो गए। फरीदी ने रोशनदान से अंदर झांक कर देखा। अंदर 4 आदमी एक मेज़ के चारों तरफ बैठे शराब पी रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा था जिसके चेहरे पर घनी सफ़ेद दाढ़ी थी और चारों के चेहरे यूरोपियन लग रहे थे। फरीदी ने इशारे से हमीद को पास बुलाया। देखा तुमने, ये है हमारे भूत। क्या तुम इस बूढ़े को पहचानते हो? कहीं इसकी तस्वीर तो देखी होगी। मैं नहीं पहचानता, लेकिन ये लोग। हमीद घबरा कर थोड़ा पीछे हट गया। फरीदी धीरे से बोला, ज़रा इधर दाहिने कोने में देखो। अरे, ये तो वही है। लेकिन डरो मत, ये इस वक्त बिल्कुल बेबस है, फरीदी ने कहा और जेब से पिस्तौल निकाल ली। हमीद ने भी अपने रिवॉल्वर को मजबूती से पकड़ लिया। ये बूढ़ा जर्मनी का मशहूर साइंटिस्ट विल्मैन है जो हिटलर की मौत के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और अब ये इस वीराने में किसी नए तबाही मचाने वाले हथियार का तजुर्बा कर रहा है। खैर आओ, लेकिन होशियारी से। फरीदी ने पर्दा उठाया और कमरे में दाखिल हो गया। उसे देखते ही चारों आदमी घबरा गए। हैंड्स अप, फरीदी गरज कर बोला। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। चारों ने तुरंत हाथ ऊपर उठा लिए। वे घबराई हुई नज़रों से इन दोनों काले कपड़े पहने लोगों को देख रहे थे। तुम कौन हो? बूढ़ा साइंटिस्ट कांपती हुई आवाज़ में बोला। तुम्हारी मशीन वाली आंधी के शिकार 2 देहातियों के भूत, फरीदी हंसते हुए बोला, जिनकी खबर तुम्हारा टेलीविज़न सेट भी नहीं दे सका।
उधर बूढ़ा धीरे धीरे दीवार के पास रखी एक मशीन की तरफ बढ़ रहा था। उसमें एक शीशा लगा था जिसमें पूरा समंदर किनारे का इलाका साफ दिखाई दे रहा था। हमीद हैरान था, एक बंद कमरे में रखी मशीन में बाहर के नज़ारे कैसे दिख रहे हैं। कुछ ही लम्हों में सारा राज खुल गया। इस मशीन के ज़रिए वे लोग समुद्र के किनारे आने जाने वालों पर नज़र रखते थे। फरीदी बूढ़े की हरकत पर नज़र रखे हुए था। अचानक उसने पिस्तौल उठाकर मशीन के शीशे पर गोली चला दी। धड़ाम! शीशा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ टूट गया। बूढ़ा घबरा कर फरीदी की तरफ झपटा, लेकिन तभी फरीदी की पिस्तौल से दूसरी गोली निकली और बूढ़ा लड़खड़ा कर दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसका एक पैर जख्मी हो चुका था। अब फरीदी ने फुर्ती से हमीद का पिस्तौल भी अपने हाथ में ले लिया। एक पिस्तौल का निशाना बूढ़े पर टिकाए रखा और बाकी लोगों पर कड़ी नज़र जमाए खड़ा रहा। दूसरे पिस्तौल का रुख उन तीनों आदमियों की तरफ था। हमीद ने जेब से मजबूत डोरियां निकाल ली और एक एक करके सबको बांधने लगा। बताओ, वो रुमाल कहाँ है? फरीदी ने बूढ़े से पूछा। मैंने उसे जला दिया, विलमैन दर्द से कराहते हुए बोला। बहुत खूब। और उस आदमी की लाश का क्या हुआ? तो तुम वही जासूस हो? विलमैन चीख पड़ा। फरीदी ज़ोर से हंस पड़ा। तुम्हारे वो दैत्याकार भूत यही है? फरीदी ने एक तरफ रखे 4-5 लोहे के आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। विलमैन चुप रहा। क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी मशीन की किरणें रेशम के कपड़े से नहीं गुजर सकती? फरीदी ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि पूरब के लोग भी इतने होशियार हो सकते हैं, विलमैन ने दर्द से कहा। फरीदी फिर हंस पड़ा। खैर विलमैन, तुम्हारा ये महान कारनामा अब हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। क्या तुम मुझे अपनी इन तबाही मचाने वाली मशीनों के बारे में कुछ बताओगे? मशीन तो तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो, विलमैन ने टूटी हुई मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब दुनिया का कोई साइंटिस्ट ये नहीं जान पाएगा कि इसे कैसे बनाया गया था। यही मशीन आंधियाँ पैदा करती थी। यही इन लोहे के आदमियों की आँख थी। ये आदमी उसी तकनीक से बनाए गए थे जिस तकनीक से अपने आप चलने वाले जहाज़ और हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं। इनमें रेडियो तरंगों से ताकत पैदा की जाती थी। लेकिन अफसोस, अब ये सब बेकार हो चुके हैं, वह दर्द से कराहते हुए बोला। तुमने मेरे उस काम को मिट्टी में मिला दिया जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। अब मुझे सहारा देकर उस आराम कुर्सी तक ले चलो। मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से अब कोई ताकत जिंदा बाहर नहीं ले जा सकती। बूढ़े ने आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ गया हो। वो गिरने ही वाला था कि फरीदी ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। हमीद, जो बाकी तीनों आदमियों को बांध चुका था, मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ पलट गया। फरीदी ज़मीन पर गिर चुका था और उसके दोनों पिस्तौल बूढ़े विलमैन के हाथ में थे। क्यों बहादुर, अब बताओ, विलमैन ज़ोर से हंसते हुए बोला। अच्छा, तो क्या तुम हमें यहाँ अकेला समझते हो? फरीदी मुस्कुराकर बोला। भूलो मत, हमारे जैसे न जाने कितने स्याहपोश इस कुत्ते के पेट में मौजूद है, इसलिए हमने आते ही तुम्हारी मशीन तबाह कर दी थी। तुम अभी हमें मार सकते हो, लेकिन उसके बाद बाहर खड़े 50 लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। देखा जाएगा, विलमैन धीरे से बोला। उठो और मेरे साथियों को तुरंत खोलो। फरीदी धीरे से उठा। विलमैन ने हमीद को भी इशारा किया। दोनों मजबूरी में बंधे हुए आदमी को खोलने लगे। फिर विलमैन दीवार के पास जाकर रोशनदान से बाहर झांकने लगा, लेकिन उसकी नज़र फरीदी पर भी बनी हुई थी। फरीदी कुछ बोलना चाहता था। खबरदार, विलमैन फुसफुसाया। ज़रा सी आवाज़ निकली तो गोली मार दूंगा। उसे बाहर खड़े काल्पनिक लोगों का डर था। जैसे ही उसने फिर से रोशनदान की तरफ देखा, फरीदी ने फुर्ती से पास रखा एक लोहे का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ फेंक मारा। दोनों एक साथ ज़मीन पर गिर पड़े। धाय धाय!
2 गोलियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। संघर्ष के दौरान विलमैन के हाथों से पिस्तौल छूट गए। फरीदी और हमीद तुरंत उन पर झपटे। एक गोली विलमैन की ठोड़ी को चीरती हुई निकल गई और दूसरी उसके एक साथी के सीने को पार कर गई। अरे, ये तो बहुत बुरा हो गया, फरीदी अचानक बोल पड़ा। मैं इस बूढ़े को जिंदा पकड़ना चाहता था। हमीद चुप रहा। विलमैन के बाकी 2 साथी ज़मीन पर बंधे पड़े थे और दोनों को गालियां दे रहे थे। थोड़ी देर बाद फरीदी और हमीद उस जगह के दूसरे हिस्सों का जायज़ा लेने लगे, जहां उन्होंने एक पूरा का पूरा छुपा हुआ कारखाना खड़ा कर रखा था। वहाँ एक छोटा सा बिजली घर भी था, जिसकी ताकत से सारी मशीनें चलाई जाती थी। हमीद ने उन लोहे के आदमियों को पास से देखा, जिन्हें वह अब तक भूत समझ रहा था। एक बहुत खतरनाक चीज़ खत्म हो गई, फरीदी ने कहा, वरना किसी अगली जंग में इन लोहे के आदमियों को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। हमीद चुप रहा। वो अब भी हैरान था। कभी वो उन लोहे के आदमियों को देखता और कभी फरीदी को। शायद वो दोनों का मुकाबला कर रहा था कि ज़्यादा खतरनाक कौन है, फरीदी या ये लोहे के भूत। अफसोस कि ये मशीन टूट गई, फरीदी ने कहा, लेकिन अच्छा ही हुआ, वरना कोई और इसे अपने बुरे इरादों के लिए इस अमन पसंद दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करता। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अगले दिन कलबाश के इलाके में भारी भीड़ जमा थी। चारों तरफ पुलिस और फौज के जवान नजर आ रहे थे। क्लबे शैतान की इस खौफनाक जगह को पूरी तरह साफ किया जा रहा था। समुंदर किनारे फरीदी मिस्र के बड़े अफसरों से बात कर रहा था। वह उन्हें शुरू से ही पूरी कहानी सुना रहा था। जब मैंने देखा कि रेशमी कपड़े के सामने उस दैत्य की सारी ताकत बेकार हो जाती है, तो मुझे समझ आ गया कि वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि किसी मशीन के कंट्रोल में है और उस मशीन की किरणें रेशम से टकराकर बेअसर हो जाती हैं। इसी बात को साबित करने के लिए मैंने एक प्रयोग किया। इसके बाद फरीदी ने उन्हें कपड़े के पुतलों वाला अपना प्रयोग भी समझाया। वाकई मिस्टर फरीदी, आपने इस दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान किया है, काहिरा के पुलिस कमिश्नर ने कहा। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने पहले आपकी बात क्यों नहीं मानी। मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ, उसने कहा। खैर, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, फरीदी बोला। मेरा मकसद पूरा हो गया। ओह मेरे खुदा, एक अफसर बोला। हम भी कितने बेवकूफ़ थे। इन खतरनाक आंधियों को साइक्लोन समझते रहे और लोगों को ये बताते रहे कि ये किसी बुरी रूह का काम है। उसी दिन अखबारों के ख़ास एडिशन तेज़ी से बिक रहे थे। में क्लब शैतान की घटनाओं की सनसनीखेज खबरें छपी थी और फरीदी व हमीद की बहादुरी के किस्से हर जगह चर्चा में थे और इन खबरों को और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। शाम को वे दोनों एक गुमनाम से होटल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। वे अपने असली होटल से इसलिए निकल आए थे क्योंकि लोगों की भीड़ से परेशान हो चुके थे। सुबह से ही ऑटोग्राफ लेने के लिए कतार लगी थी। इतना साइन करते करते उनके हाथ तक दर्द करने लगे थे। ऊपर से अखबारों के रिपोर्टर अलग तंग कर रहे थे। आखिरकार जान बचाने के लिए उन्होंने होटल बदल लेना ही बेहतर समझा। हमीद, एक बात मुझे हमेशा उलझन में डाले रहेगी, फरीदी ने कहा। क्लब शैतान? वो धीरे से बोला। आखिर विलमन को इसका राज कैसे पता चला, जबकि यहाँ के रहने वाले भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते और न ही किसी इतिहास की किताब में इसका जिक्र मिलता है। और तुमने खुद देखा, ये कोई आज की बनाई हुई चीज़ नहीं है। हो सकता है ये पिरामिड और ये स्फिंक्स से भी पहले की हो। समझ में नहीं आता कि ये जर्मन लोग इसके अंदर कैसे पहुँचे। विलमेन के साथियों से पता चला कि उसी ने इसे खोजा था, लेकिन वो भी नहीं बता सके कि उसे इसका पता कैसे चला। हमीद चुपचाप कॉफ़ी पीता रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, खैर, ये सब सोचने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप ये बताइए कि अब आगे का क्या प्लान है। मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, फरीदी बोला। क्या हमारा डिपार्टमेंट इतनी खतरनाक मुहिम के बाद हमें 1 साल की छुट्टी भी नहीं देगा? मैं तुम्हें यहाँ घूमने के बहाने लाया था, तो अब घूमना भी होगा। हम अपनी रिपोर्ट और छुट्टी की अर्ज़ी एम्बेसी में जमा करेंगे, फिर यूरोप की तरफ निकल जाएंगे और वापस आकर तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। क्या कहते हो? और अपने बारे में क्या कहते हैं?
हमीद ने मुस्कुराकर पूछा। क्या एक दोस्त की बीवी मेरे लिए काफ़ी नहीं होगी? फरीदी हंस पड़ा। अरे भाई कॉफ़ी और लाओ, हमीद ज़ोर से बोला और मुस्कुराते हुए फरीदी की तरफ देखने लगा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इब्ने सफ़ी साहब की और भी कहानियों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।